नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने वर्ष 2022-23 का बजट ध्वनिमत से किया पारित। विधायक रोदे बुई, लोकाम तासार, वांगलिंग लोआनडोंग, म्यांमार कारबाग सहित कई विधायकों ने बजट चर्चा में लिया हिस्सा और बजट में की गई घोषणाओं को सराहा। कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने विधानसभा में उठाया संविधान के अनुच्छेद 371H में संशोधन का मुद्दा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विधानसभा को बताया राज्य का उच्च स्तरीय दल जल्द ही नई दिल्ली जाकर केंद्रीय कानून मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष रखेगा प्रस्ताव। देश भर में 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण की हुई शुरुआत। लगाया जा रहा है कोर्बोवैक्स टीका। ईटानगर के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। राज्य विधानसभा ने वर्ष 2022-23 के बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। हालांकि बजट पर चर्चा अभी जारी है। बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए विधायक रोदे बुई ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बजट प्रावधान की सराहना करते हुए पारदर्शिता के साथ अमल पर जोर दिया। विधायक लोकाम तासार ने बुनियादी जरूरतों, रोटी, कपड़ा और मकान को ध्यान में रखते हुए कृषि, बागवानी और पशुपालन क्षेत्र के लिए और अधिक बजटीय प्रावधान की वकालत की। विधायक वांगलिंग लोआनडोंग ने कहा कि एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए आवंटित बजट में ऑडिटोरियम, विद्युत आपूर्ति, स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क सहित जरूरी सुविधाओं के विकास का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में PMGSY सड़कों की मरम्मत के लिए बजट आवंटन का ध्यान नहीं रखा गया है। उन्होंने बजट में शुरू की गई योजनाओं की सराहना की। बजट चर्चा में विधायक कांगोंग ताकू, लोम्बो तायंग, तारिन दाकपे सहित कई विधायकों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 371H में संशोधन के मुद्दे पर राज्य का उच्च स्तरीय दल जल्द ही नई दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय सहित सभी संबंधित मंत्रालयों से मिलेगा। आज विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले अनुच्छेद 371H में संशोधन के लिए विधानसभा में पारित कर एक प्रस्ताव भेजा था और इस पर कार्रवाई के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने के लिए तैयार है। सदन में श्री इरिंग ने कहा कि संविधान के इस प्रावधान के कारण राज्य के खनिज संसाधनों के दोहन जैसे मामलों में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें यहाँ कुछ हमारा जो संसाधनों का सम्मिलन यानी कि ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेस, वैसा कोई प्रोविजन नहीं है, वैसा कोई प्रबंध नहीं है। तो इसलिए हमारा सरकार जो है अपना जो यहाँ का वन, अपना ज़मीन, अपना पानी, अपना यहाँ के मिनरल्स, रिसोर्सेस, हम इसका कुछ भी उसका हम अपना स्वर्ण रूप से हम इसको कुछ नहीं, हम इसका उपाय हम लोग उसको नहीं बेच सकते, ना हम इसको कहीं इसको नीलाम भी कर सकते। जब हमारा राज अपना है तो इस संशोधन करने में आपको कितना समय लगता है। हमारे एक तो कानून मंत्री खुद वहाँ बैठा हुआ है, इसको क्यों आप इसको आगे इसको नहीं बढ़ाएंगे? इसका संशोधन जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमको उस समय हमारे जितने भी पहले के हमारा माननीय जो मंत्रीगण था, हमारे सांसद थे, हमारे विधायक थे, वो इस कानून को जब लागू हो रहा था उसमें उन्होंने अपना टिप्पणी या अपना विचार नहीं डाला। तो ये बहुत दुख की बात है। और उस वक्त में हम लोगों का एजुकेशन भी नहीं था, कनेक्टिविटी भी नहीं था, और एक लीडर एक दूसरा लीडर को पहुंचने के लिए तो उस वक्त में तो टेलीफोन भी नहीं था, तो कम्युनिकेशन का भी काफ़ी गैप हुआ था उसमें। तो मैं जितने भी जो हमारा फॉर्मर जो लीडर्स था उस वक्त में, मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि उस वक्त में सिचुएशन ही इस प्रकार से ही था। मैं सोचता हूँ कि ये जो हम सब का जो बहुत पहले से एक चाहत है कि अरुणाचल प्रदेश अपने यहाँ पूरा 100% ट्राइबल ही बोलना पड़ेगा, सब ट्राइबल लोग ही यहाँ पे बसते हैं, और यहाँ पे हमारा रिसोर्सेस बहुत रिच रिसोर्सेस है। लेकिन उसके लिए अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक प्रोविजन नहीं होगा तो अरुणाचल प्रदेश को
जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो हम लोगों को मिल नहीं पाएगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट मैं तो ये मानता हूँ कि हमारा हर एक ट्राइब का जो कस्टमरी लॉस है, जो कल्चर है, उसको हम लोगों को प्रिजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये अमेंडमेंट लेके आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी जैसे ऑनरेबल मेंबर ने जो कहा कि अभी लकीली अपना लॉ मिनिस्टर भी अपना ही राज्य का है, तो थ्रू यू ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आने वाला दिनों में यहाँ से एक तो हाई लेवल एक डेलीगेशन ऑल पार्टी एक डेलीगेशन लेके मैं दिल्ली में जाऊँगा और वहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री को सबसे पहले लॉ मिनिस्टर साहब को मिलूँगा। इसके बाद उनका एडवाइस सुनते हुए इसके बाद ज़रूरत पड़ने से होम मिनिस्ट्री में भी हम लोगों को जाना होगा। तो एक डेलीगेशन यहाँ से जाके फिर वहाँ पे अप्राइज करना ये बहुत ही ज़रूरी है। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने राज्य के सुदूर इलाकों के अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से निपटने के लिए मेडिकल स्टाफ का डिस्ट्रिक्ट कैडर बनाने की वकालत की है। आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक तापुक ताकू द्वारा सेपा जिला अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स और लैब टेक्नीशियंस की कमी के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में 100 से अधिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है और ट्रिम्स नाहरलगुन से जब MBBS की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर्स निकलेंगे तब इस समस्या का समाधान हो सकेगा। मोर देन 100 कमियां है, मतलब शॉर्टेज है जो ये वाला है। तो डॉक्टर का कमी अभी स्टेट में जब हमारा ट्रिम्स का अभी मेडिकल कॉलेज से जब डॉक्टर निकलेगा तो भी हम लोग ये फुलफिल हो पाएगा सब जहाँ में जरूरी वहाँ में पोस्टिंग के लिए। जितना भी डॉक्टर्स हम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं अपना फिर स्पेशलिस्ट खोलने के लिए कोर्स करने के लिए भी वापस जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट में हम हिसाब करके रेशनलाइज पॉपुलेशन के मुताबिक भी हम लोग दे रहे हैं। तो फिर भी ऑनरेबल मेंबर का जो क्वेश्चन है उस जो अभी जितना भी प्राइमरी मेडिकल स्टाफ हो उसके लिए भी हम लोग रेशनलाइज करने के लिए कर ही रहा है। तो मैं कल भी परसों भी बताया है, अभी हमारा मेडिकल को जो डिपार्टमेंट हेल्थ को हम लोग फिर जो भी हो रिविजिट करेगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एटलीस्ट कितना डॉक्टर्स होना चाहिए, कितना स्पेशलिस्ट होना चाहिए। इसके बाद हम सारा डिस्ट्रिक्ट को हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके ही भी खराब कर रहे हैं। हम फैसिलिटी होना चाहिए, पब्लिक को हम फैसिलिटी दे सकना चाहिए। तो इसमें नोमेनक्लेचर से नहीं होगा, मतलब एक CSC में भी हम लोग फुलफिल कर सकता है। तो ऐसा होके हम पॉपुलेशन का बेस में होके बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी हम लोग दे सके, उसका हम कोशिश कर रहे हैं। राज्य विधानसभा में विधायक वांगलिन लोवांगडोंग, लोकामता सार फोसुम खिमहुन सहित कई सदस्यों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए टूरिस्ट सर्किट और टूरिस्ट लॉज की स्थापना का मुद्दा उठाया। अपने जवाब में पर्यटन मंत्री नाकाप नालो ने कहा कि सरकार ने तिराप चांगलांग और लोंगडिंग में पर्यटन क्षेत्र की योजनाओं के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मांगी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मंजूरी मिलते ही प्राथमिकता के साथ इन जिलों में पर्यटन का विकास किया जाएगा। कौन सा लोंगडिंग, ये जो डिमांड वे बैक 2018 में शायद आया होगा एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द माय ऑफिस। तो उसको देखते हुए देयर वाज अ रिपोर्ट, टूरिज्म डिपार्टमेंट वाज साउथ फिजिबिलिटी रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC को। तो DC का तरफ से जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है कोई नेगेटिव नहीं, अच्छा रिपोर्ट दिया है। अगेन द ऑनर मेंबर इज अवेयर ऑफ द फैक्ट that the tourism department is not only a tourism department cannot create tourist circuit। तो हमको होम डिपार्टमेंट से मदद लेना पड़ता है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए। तो होम डिपार्टमेंट को उसी समय क्या उसी समय में होम डिपार्टमेंट जो है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का पुलिस डिपार्टमेंट का रिपोर्ट मांगा है। द प्रपोजल हैज गन टू MHA। तो MHA टाइम कब देगा, एग्जैक्टली टाइम तो आई कैन नॉट टेल, इट इज अप टू द MHA। और सिक्योरिटी जहां तक आपका ये पुलिस का रिपोर्ट हो रही है, एक ये फॉर्मेलिटी है। राज्य विधानसभा में आज दी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और अरुणाचल प्रदेश में वन क्षेत्र में परियोजना कार्य के लिए संबंधित एजेंसी द्वारा NPV पेमेंट के मुद्दे पर संक्षिप्त चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए विधायक गैब्रियल डी वांगसू ने कहा कि ईटानगर, पासीघाट, नामसाई, तेजू सहित राज्य के कई नगरीय क्षेत्रों के वन आरक्षित क्षेत्र में पड़ने के कारण अस्पताल, स्कूल, अग्निशमन केंद्र सहित बुनियादी सुविधाओं के विकास में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
चर्चा में विधायक फोसुम खिमहुन, वांकी लोवांग, लाइसम सिमाई ने हिस्सा लेते हुए सरकार से जैविक संतुलन के साथ ही विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए वन आरक्षित क्षेत्र में बदलाव का आग्रह किया। इस मुद्दे पर जवाब देते हुए वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने कहा कि वन आरक्षित क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है और इससे संबंधित मंजूरी की प्रक्रिया काफी जटिल है। 91 prescribes a time limit of not less than 6 months for settlement of claims, but the final notification of around 66% of our preliminary notified forest of Arunachal Pradesh are yet to be finalized, and there is no final notification on that. In fact, the forest settlement officer, or for that matter, who is the concerned deputy commissioner, could not finalize the settlement proceedings since he could not settle the claims and objections of the villagers for a long period of around 2 to 20 years, or in fact for decades. And as a result, no allotment of land can be made by the administration in most of the towns in Arunachal Pradesh, like Namsai or Deomali, or including the state capital, Itanagar. तो हमारा अरुणाचल प्रदेश जब स्टेट डिक्लेयर नहीं होने से पहले के ये रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। अभी उस समय में शायद भारत सरकार ने ये सोचा होगा, व्हाट आई फील, कि भारत सरकार ने ये सोचा होगा कि ये ट्रेवल अरुणाचल में इतना रिसोर्स जो अपना नेचर है, फॉरेस्ट में इतना जो रिसोर्स है, बाहर के लोग आकर उस रिसोर्स को वह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। तो उस समय में अपना यहाँ प्रदेश में या डेफो नहीं हुआ करता था, अपना यहाँ ऑफिस नहीं खुला उन दिनों में 1957-52 में, उस समय में। तो ऐसे करके जो अपना जो अरुणाचल प्रदेश का जो मॉडर्न नेचर है और जो कल्चर है उसको कैसा एंड प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करें। विधायक तारिंग दाकपे ने प्रस्तावित 1800 मेगावाट की कामले जल विद्युत परियोजना को जल्द शुरू किए जाने का आग्रह करते हुए राज्य सरकार से इस परियोजना के लिए ग्रुप सी और डी के पदों को प्रभावित क्षेत्र के उम्मीदवारों से भरने और 1 करोड़ रुपए तक के ठेके को स्थानीय लोगों को देने का प्रावधान करने की मांग की। शून्यकाल के दौरान विधानसभा में श्री दाकपे द्वारा जल विद्युत परियोजना से संबंधित पूछे गए सवाल के जवाब में विद्युत मंत्री का पदभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि 2000 मेगावाट क्षमता की सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना अगले वर्ष तक कमीशन हो जाएगी और कामले हाइड्रो प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से ज़्यादातर रोजगार स्थानीय युवाओं को मिले, इसके लिए ITI रोइंग में तकनीकी प्रशिक्षक की सुविधा विकसित की जा रही है। देश भर में 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए आज से कोविड टीकाकरण शुरू हुआ। इन्हें केवल कार्बोवैक्स टीका लगाया जा रहा है। टीका लगवाने की तिथि तक 12 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों को ही कोविड रोधी टीका लगाया जा रहा है। टीका लगाने वाले स्वास्थ्यकर्मी को यह सुनिश्चित करना होगा कि 12 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को टीका नहीं लगाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों से कोविड टीका लगवाने और देशवासियों से कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने आज रामाकृष्ण मिशन अस्पताल ईटानगर में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। 18 इयर्स का जो वैक्सीनेशन, जो कोविड वैक्सीनेशन है, हम लॉन्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ में वैक्सीनेशन का जो डोज लिया है उसमें तरह परसेंटेज नेशनल एवरेज में हमारा कमती है। जितना भी पेरेंट्स है वो सही जो जान के आप जो भी है अपना बच्चा को 12 to 15 ईयर्स को जैसे भी हो मोबाइलाइजेशन करके जहाँ में हमारा जो वैक्सीन का ये स्टेशन होगा उस स्टेशन में जैसे भी ले जाके वैक्सीन ज़रूर दे दीजिएगा। और अभी तक जितना भी वैक्सीन नहीं लिया है उन सब को भी आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। 16 मार्च 1995 को भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन से राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ था। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर कारसिंगसा में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए ANM और आशा कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बंदरदेवा के अंचल अधिकारी रितु तावे और स्वास्थ्य अधिकारी डोमिनिक लोकाम ने टीकाकरण सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों को उपलब्ध कराने में उनके योगदान की सराहना की।
उत्तर प्रदेश के अजितेश शर्मा और छत्तीसगढ़ के सौरभ देवांगन ने ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में कमी लाने के लिए देश के सभी राज्यों की पैदल यात्रा के तहत आज ईटानगर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर से शुरू हुए बर्न कैलोरीज नॉट फ्यूल की थीम पर शुरू इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को कम दूरी के लिए वाहनों का उपयोग न करते हुए पैदल या साइकिल से यात्रा करने के विषय में जनजागरूकता पैदा करना और देश की सांस्कृतिक और भाषा की विविधता से रूबरू होना है। अरुणाचल प्रदेश ऐसे करते करते हम पूरे 28 राज्य कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम एक मोटो लेके चल रहे हैं साथ में बर्न कैलोरीज नॉट फ्यूल, क्योंकि जो इंडिया के लिए है, वर्ल्ड के लिए है, जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्लाइमेट जो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, उन सारी चीज़ों के लिए हम बस इतना सा मुहिम लेके चल रहे हैं कि जो छोटे छोटे डिस्टेंस है लाइक 100 मीटर 500 मीटर इवन 1 किलोमीटर तक हम पैदल चल सकते हैं, बट हम पैदल नहीं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।